हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना बात किए हुए। देखते हैं क्या है। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इज। मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वो भाग क्या कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है या माउथ है या स्टमक है, वृद्धांत्र, क्षुद्रांत्र, मुख या अमाशय। कौन सा आंसर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, ये जो है वो बड़ी आंत है, ये जो है वो छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है लगभग 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। ठीक, यहाँ छोटी आंत में बहुत लोगों से रस मिलता है, जैसे पैनक्रियास से मिलता है। ये जो आपकी ग्रंथि है ये शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका नाम है लीवर। लीवर में एक छोटी सी थैली होती है जो पित्त की थैली बोली जाती है। वहां से जो रस मिलता है उसको बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, पित्त रस जो इसमें स्रावित होता है, किसमें होता है भैया, छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्रावित होता है। वो स्रावित हो करके किस चीज का पाचन करता है, तो वो करता है वसा का। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है, छोटी आंत में। और जो वसा का पूर्ण पाचन होता है वो किस में होता है, तो वसी अम्ल बनते हैं, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा जो है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर होती है लगभग। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर लगभग होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैटरपिलर यानी इल्ली जिसको कहते हैं या रेशम कीट कहते हैं, जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं वो क्या है। इल्ली जो होते हैं यानी कैटरपिलर जो होते हैं वो मुख से प्रोटीन का पदार्थ निकालते हैं, वही सूख करके रेशम का जो रेशा बोला जाता है वही चीज है वो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेशा है वो प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। किसका बना हुआ है भैया, प्रोटीन का बना हुआ है। ये देखो आपके सामने कैटरपिलर है, रेशम के कीट हैं, ये अपने मुख से प्रोटीन निकालते हैं, वो सूख करके रेशा बनता है। चलो क्वेश्चन ये है कि कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में यानी मांस की पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है। कौन सा कारण है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो पहला है वायवीय शोषण। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, एक वायवीय शोषण होता है, एक अवायवीय शोषण होता है। अगर वायु के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और वही ऑक्सीजन जब ब्लड में जाती है, ब्लड से हमारी कोशिकाओं में जाती है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, अगर बाहर की ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज है वो टूटे तो उसको बोलते हैं वायवीय शोषण, यानी वायु के द्वारा ऑक्सीजन आई है तब टूट रहा है तो उसको बोलते हैं वायवीय शोषण। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन नहीं जाती है, फिर भी हमारी शरीर की मजबूरी होती है कि तब भी ऊर्जा बनाए, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा रही है फिर भी अंदर का जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, तो उसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा व्यायाम आप कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर से ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, तो वो उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज बैठा हुआ है वो अपने आप टूटने लगता है। ग्लूकोज जो है अपने आप टूटने लगता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, अपने आप वो पूर्ति के लिए टूटने लगता है। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उसकी अनुपस्थिति में टूट रहा है, तो ये अवायवीय शोषण है। और बनता क्या है, बनता है उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा। सही है, तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए थे
वो ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन साथ में लैक्टिक अम्ल बन गया, और यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जहां बनता है तो वहां ऐठन होने लगती है। सही है। अब उस ऐठन को दूर करने के लिए इस लैक्टिक अम्ल को भगाना पड़ता है, इस लैक्टिक एसिड को भगाना पड़ता है। चलो हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। तभी आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि लाओ इसकी मालिश कर दिया जाए, सही हो जाए। मालिश करने से ब्लड जो सर्कुलेशन है ना वो तेज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन बहुत तेजी से पहुंच रही है। जब ऑक्सीजन बहुत तेज पहुंच रही है तो वहां से ये जो लैक्टिक एसिड है ना वो फिर से टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि लाओ इसको नहला दिया जाए गर्म पानी से, या गर्म पानी से धुल लिया जाए, तब भी ये सही हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, तो हमारी ऐंठन उठन सब सही हो जाती है। सही है। तो मेन प्रोसेस ये है। इसका मतलब ये किस प्रकार का शोषण है? अवायवीय शोषण है, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। ठीक। तो ये कह रहा है कि वायवीय शोषण होता है, नहीं भैया ये गलत है। दूसरा, अवायवीय शोषण होता है और एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, एल्कोहल नहीं बनता है, गलत। वायवीय शोषण होता है, ये भी गलत। अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शोषण दो प्रकार का है, एक वायवीय एक अवायवीय। अगर ऑक्सीजन बाहर से आ रही है तो उसको वायवीय शोषण कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के जो हमारा ग्लूकोज वो टूटने लगे तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा और ऊर्जा। तो ये वाला जो होता है वो पैर में या हाथ में ऐंठन महसूस कराता है। ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या है? मतलब जो यूरिन है वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे अंदर से नली में आता है, फिर उसके बाद कहीं आता है, फिर बाहर निकल जाता है, ये क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। देखो भैया ये है आपकी किडनी, ये है आपकी किडनी। ठीक है। पहले यहाँ फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, यानी विरिक से, किडनी से, विरिक से, और बनने के बाद ये यहाँ आया। बनने के बाद कहाँ आया भैया? ये चीज यहाँ आ गया, इसमें। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूत्र नली। ठीक है भैया, इसको क्या बोलते हैं? मूत्र नली। और उसके बाद चलो लिख नहीं रहे हैं, उसके बाद ये चीज जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं मूत्राशय, इसमें इकट्ठा होगा। उसके बाद जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब ये मूत्र मार्ग से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? वृक्क है, मूत्र नली है और मूत्राशय है, और ये क्या है? मूत्र मार्ग है। सही है। तो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो अब देख लो किसमें सही है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसका मतलब यही सही है। वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। सही है। ये वाला आपका ऑप्शन ए वाला सही है। देख लो पहले यहाँ बना, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ स्टोर हुआ, फिर जब बहुत ज्यादा हो गया तो बाहर निकल गया। ये कहाँ इसकी पोजीशन है वो आपके सामने है। ये किडनी है, ये मूत्र नली है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग। ठीक। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों, ये क्या होता है? खाद्य परिरक्षण क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे जो खाने होते हैं वो पैक करके रखे जाते हैं, उसके बाद वो खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाने को या फूड को खराब होने से, सड़ने से बचाते हैं, उनको बोला जाता है खाद्य परिरक्षण। ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है, के रूप में किया जाता है। इसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है? तो बताओ भैया कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट? नहीं, ये नहीं भैया। टार्टेरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट? नहीं, ये भी नहीं सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट? ये भी नहीं सही है। तो कौन सा सही है? ये दोनों नेम आपको याद होना चाहिए, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ठीक है। यहां पर सोडियम बेंजोएट था, लेकिन यहां ये गलत है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं भैया, ये नहीं सही है। सोडियम
मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। देखो ये है आपके सामने सोडियम बेंजोएट है और ये है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन दोनों का प्रयोग जो होता है, रासायनिक पदार्थ हैं खाद्य परिरक्षण के लिए। आपको भी अगर कोई चीज बचा के रखना है 1-2 महीने, ये ला करके मिला के रख दो, खराब नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए। जो गलत है वो आपको बताना है। चलो पहला देखते हैं, क्या कह रहा है कि शेप्स ऑफ द सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद फंक्शन। हाँ सही बात है, कोशिका की जो आकृति होती है विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। जैसा कार्य होता है वैसे ही उसकी शेप बन जाती है। ठीक है, अगर गोलाकार जरूरत है तो वो गोलाकार रहेगी, और अगर अंडाकार जरूरत है तो अंडाकार रहेगी, अगर चिपटी की जरूरत है तो चिपटी रहेगी। मतलब जैसा कार्य वैसा उसका शेप रहेगा। तो ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन वो गलत पूछा था, वो गलत पूछा था, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। आगे बोला है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। नहीं भैया, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सब में झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें नहीं होती है, तो ये तो गलत बोला है। इसका मतलब ये उसके हिसाब से दूसरा वाला होना चाहिए। और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सही है। चलो आगे है, न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है। ये जो न्यूरॉन है उसकी आकृति तकली जैसी होती है, नहीं, कोई भी आकृति हो सकती है। अभी ऊपर आपने कहा है कि कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है, तो जैसा कार्य वैसे रहेंगे। तकली के समान भी होती है और दूसरे भी आकार की हो सकती हैं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब वो पूछा था कि कौन कौन सा गलत है, आप ये बताओ। तो दूसरा वाला गलत है और चौथा, जिसमें दूसरा और चौथा होगा वही सही माना जाएगा। चलो ये वाला सही है, बी वाला, इसमें दूसरा और चौथा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। देखो 3 माध्यम होते हैं, वैसे लोग कहते हैं 4 हैं, तो 4 सुन लो। पहला होता है, पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चाहे द्रव चाहे ठोस चाहे गैस, ठोस द्रव गैस। जैसे माध्यम सघन होगा, जैसा माध्यम सघन होगा ध्वनि की स्पीड उतनी तेज होगी। माध्यम सघन का मतलब जिसके अणु जो हैं वो बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे। जितना उसके अणु नजदीक रहेंगे माध्यम उतना सघन बोला जाता है, उतना घना बोला जाता है, और जितना घना रहेगा उतना ही ध्वनि की स्पीड तेज रहेगी। सही है। अगर कोई आपसे कहे कि ठोस है और गैस है, ठोस है और गैस है, तो ठोस जो है वो बहुत ही सघन है और गैस विरल है। इसका मतलब ठोस में स्पीड जो है ध्वनि की बहुत तेज रहेगी और गैस में बहुत स्लो रहेगी। जैसे जैसे माध्यम सघन होता रहेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती रहेगी। सही है। अब चलो देखते हैं, कह रहा है कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो सघन होता है वो ठोस होता है, उससे थोड़ा कम होता है द्रव, और सबसे कम जो होता है वो गैस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो ध्वनि की ठोस में रहेगी, उससे थोड़ा सा कम द्रव में रहेगी, उससे थोड़ा सा कम गैस में रहेगी। ठीक है। अब देख लो, वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि की अधिक तेजी से गति करती है, ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। सही बात है भैया, गैस में स्लो करेगी, द्रव में उससे तेज करेगी। इसका मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। इसका रीजन क्या है? माध्यम की दृढ़ता यानी सघनता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। हाँ सही, यही तो बताएं। जैसे जैसे माध्यम सघन होता रहेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती रहेगी। तो रीजन और एसर्शन पढ़ने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप ऊपर से नीचे आओ, मतलब पहले अभिकथन पढ़ो उसके बाद उसका रीजन पढ़ो। ठीक है। क्या लगा करके? सर जी पहला वाला पढ़ो और क्योंकि ये वाला पढ़ दो। सही है। जैसे देखो, वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है क्योंकि माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। सही है, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप नीचे वाला पहले पढ़ो फिर ऊपर वाला पहुंचो।
पहले आप रीजन पढ़ो, बाद में अभिकथन पढ़ो, तो बीच में लगाना पड़ेगा इसलिए। चलो देखो, माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है, इसलिए वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। सही है, ये कारण और ये कथन दोनों, ये जो कथन है उसका रीजन यही है ना, वो तो हमने पहले ही बता दिया। इसका मतलब ये और ये दोनों सही है, दोनों सही है। और ये वाला जो है इसका पूरा पूरा व्याख्या कर रहा है। सही है, चलो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। पहला वाला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, एकदम सही है, बात है यही वाला। ठीक है, कह रहा है कि आर इज नॉट करेक्ट, ये तो गलत है भैया। जब वो वाला सही हो गया तो अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हमने सीखा कि अभिकथन और कारण पढ़ने का दो तरीका है, ऊपर वाला पढ़ के क्योंकि लगा के नीचे वाला पढ़ दो, या नीचे वाला पढ़ करके इसलिए लगा कर ऊपर वाला पढ़ दो। समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। जब दोनों सही रहेगा तो दोनों सही लगाइएगा, व्याख्या वही हो रही है तो वो वाला लगाइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन क्या है। धमनी जो जिसका काम होता है कि दिल से, हार्ट से खून को ले जाना, खून को ले जाना जो है वो धमनी का काम है। देखते हैं, धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं, नहीं भैया, धमनी में जो खून बहता है वो बहुत प्रेशर से बहता है, वो बहुत प्रेशर से बहता है और बहुत स्पीड से बहता है। इसीलिए धमनी की जो भित्तियां होती हैं, जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है और इलास्टिक वाली होती है, यानी फैलने वाली होती है। फिर भी लोगों का प्रेशर जब बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो लोगों की नसें फट जाती हैं, है ना, आपने सुना होगा। चलो, धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं, गलत, यहीं से वो गलत हो गया। आगे कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, ये तो अभी हमने बता दिया। आगे बोला है और इनके भीतर वाल्व होते हैं। वाल्व का क्या काम होता है? वाल्व का काम ये होता है भैया कि वो कोई चीज को ऐसे, जैसे हमें ऊपर चढ़ाना ना, तो वाल्व ऐसे खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तो उस चीज से वो फोर्स बनाता है, वो चीज से ऊपर चढ़ाता है, गति कराता है। तो ऐसा सिराओं में होता है, धमनियों में नहीं होता है। धमनी में तो प्रेशर वैसे ही बन रहा है, और सिराओं में क्या होता है, प्रेशर बनाने के लिए वाल्व को ऐसे ऐसे दबना पड़ता है, फैलेगा दबेगा तब खून ऊपर चढ़ेगा। और सिराओं का काम क्या होता है, खून को आपके हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि और इनके भीतर वाल्व होते हैं, नहीं भैया, धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये गलत। आगे कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, ये तो सही है। और इनमें वाल्व नहीं होते, ये भी सही है। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये भी सही है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, ये 100% सही है, यानी सी वाला सही है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, इनमें रुधिर निम्न दाब पर नहीं भैया, निम्न नहीं, उच्च दाब पर बहता है, प्रेशर और स्पीड दोनों होती है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, कह रहा है कि कोई ट्रेन किसी स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 पर चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर इतने बजे पहुंचती है। यदि इन स्टेशनों की बीच की दूरी इतनी है तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। सर जी हमें तो पता है टोटल डिस्टेंस ये है 1890, ये तो हमने पटक दिया, लेकिन जब तक टोटल टाइम नहीं, कुल समय नहीं रहेगा, तब तक हम भाग कैसे दे पाएंगे। अब सबसे पहले हम समय निकालते हैं। तो देखो 6/10/2021 को गाड़ी चली है, कितने बजे चली है, 22:15 पे, ठीक है, इतने पे चली हुई, अच्छी बात है। बजे चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 8:10 को पहुंच रही भैया, 8/10/2021, कितने बजे, 4:15 पे। अब देखो ये तो अभी हमने समय लिखा है, अब देखते हैं कितना पूरा वक्त लगा है, कितना पूरा टाइम लगा है। देखो 6 को चली है, 7 को पूरी ट्रेन चली ही है, 24 घंटे तक चली है, 7 को 24 घंटे तक चली है,
यानी यहां 24 घंटे का वक्त लगा, यहां तो इतनी देर बाद पहुंची, इसका मतलब 4 घंटा 15 मिनट यहां लगा। यहां कितना लगा है? तो बहुत ही आसान है, जब भी कभी भी पहले दिन का समय निकालना रहे तो हमेशा 24 घंटे से माइनस करके निकाला करो। 24 घंटे से ये समय माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना घंटा पहले दिन चली है। तो अगर 24 में से इसको माइनस करेंगे, चलो यही कर दे रहे हैं, 24 में से इसको माइनस करेंगे 22 15, तो ये तो घटेगा नहीं, पहले उधार जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, 60 में से 15 निकल गया तो 45, और ये 23, 23 में से 22 गए 1, इसका मतलब 1 घंटे 45 मिनट यहाँ चली हुई है। 1 घंटे 45 मिनट घटाना आता है ना भैया, जब घटता नहीं तो 1 घंटा उधार जाएगा, 24 घंटा था 23 घंटा बचेगा, और यहाँ घंटा जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 15 गए 45, 23 में से 22 गए 1। अब देखो इतना समय यहाँ, इतना समय यहाँ, इतना समय यहाँ, तो अब ये टोटल समय निकालेंगे, तो टोटल समय के लिए सबको जोड़ेंगे। देखो 15 मिनट यहाँ है, 45 मिनट यहाँ है, इसका मतलब 1 घंटा हो गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 घंटा समझ में आ रहा है, 1 घंटा। चलो 24 4 28, 1 29, और वो वाला था 1 30। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप ऊपर नीचे लिख करके कर सकते हैं, जैसे 1 45, 24 4 15, 5 5 10 हासिल 1, यहां से आ गया 6, और यहां से 9, यहां से 2, 29 घंटे 60 मिनट, जिसको हम 60 मिनट को अगर घंटा बना लें तो 30 घंटा हो जाएगा। सही है, चलो यही 30 से आपको भाग देना है, उत्तर आ गया। सबसे पहले ये 0 0 शहीद हो गया, 3 6 18 और 3 त्रिक्का 9, इसका मतलब ये हुआ कि 63 किलोमीटर पर आवर। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये समय में घुमाया गया है। कौन सा सही भैया? 63 कहाँ है? ये वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सही बात है। देखो सबसे पहली चीज एक याद कर लो कि जो काम उत्तल दर्पण करता है, जैसा बिहेव उत्तल दर्पण करता है, वैसा ही सेम वैसा ही अवतल लेंस करेगा। अवतल लेंस और जैसा बिहेव अवतल दर्पण करता है, अवतल दर्पण वैसा ही बिहेव उत्तल लेंस करेगा। ये अगर याद है ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, भले ही इस क्वेश्चन में ना यूज हो रहा हो लेकिन याद कर लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सही बात है, उत्तल दर्पण का जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, यानी जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो आपके लगा होता है कार में या किसी गाड़ी के बैक साइड में। ठीक है, क्या उस इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे इमेज को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक, और हमेशा छोटा बनता है। अब देखो कोई की गाड़ी इतनी बड़ी है लेकिन उस शीशे में इतनी ही बड़ी दिखाई देगी। सही है, इसका मतलब ये वाला तो सही है, ऑप्शन ए वाला सही है। क्या ऐसा है? नहीं, सबको चेक करना है। चलो दूसरा देखते हैं, अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल लेंस देखो, अवतल लेंस एकदम उत्तल दर्पण की तरीके से काम करेगा। अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देख लो, उत्तल दर्पण जो काम करेगा वही अवतल लेंस, तो वही चीज तो बोल रहा है, आभासी और सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटा के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा। ओहो, अवतल दर्पण जो है वास्तविक अगर बनाएगा तो आकार में छोटा, ये तो सही है, लेकिन अगर आभासी बना रहा है तो आकार में बड़ा बनाएगा। इसका मतलब ये गलत है भैया। आगे कह रहा है कि आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस जो है वास्तविक नहीं बनाता है। अरे भैया, आवर्धक लेंस जो होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, क्या वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं? उसको पर्दे पर देखते हैं? नहीं, डायरेक्ट देखते हैं ना।
इसका मतलब वो इमेजिनरी बना रहा है। तो ये कह रहा है वास्तविक बना रहा है, नहीं भैया आभासी बनाएंगे, इसका मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, ए वाला और बी वाला। ए वाला बी वाला किसमें है भैया, हाँ देखो ये ओनली ए बी ये वाला सही है, ठीक है, ओनली ए बी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण जैसे बिहेव करता है वैसे ही अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात, सिर्फ जीव जंतु का उल्लेख करते हैं। नहीं भैया, सिर्फ प्राणी जगत का नहीं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी उल्लेख करती है, इसका मतलब सिर्फ प्राणी जात का नहीं है, ये गलत। आगे बोला है ये किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करते, सिर्फ प्राणियों के नहीं भैया, पादपों का भी होता है उसमें उल्लेख। चलो आगे, ये किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती। हाँ ये सही है, और ये वाला तीसरा वाला सही है, ठीक है, तीसरा वाला सही है। और आगे बोला है चौथा कि ये वनों में सबसे अधिक होती है। हाँ सही बात है, वनों में ही तो पौधे और जो जंतु हैं, जीव जंतु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा किसमें भैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीसरा और चौथा दोनों कंटेन कर रहा है ना भैया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के संदर्भ में सही है। पहला, दोनों क्रियाएं यानी प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती हैं। नहीं भैया, जो शोषण है जैसे हम लोग रात और दिन करते हैं वैसे पौधे भी रात और दिन दोनों शोषण करते हैं, सही है। वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन दिन के समय वो कभी कभी, हमेशा नहीं, दिन के समय कभी कभी या जनरली ज़्यादातर सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता है तो वो लोग अपना भोजन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नीचे से जल लेते हैं, क्लोरोफिल उनके पास रहता है, प्रकाश की उपस्थिति में वो लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, सही है। तो वो जो शोषण करते हैं वो दिन और रात जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वैसे सेम प्रोसेस। लेकिन दिन के समय वो कभी कभी या ज़्यादातर वो लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं खाना बनाते वक्त, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती है। नहीं भैया, शोषण रात के समय भी होता है। चलो ये गलत है। दूसरा कह रहा है शोषण की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अरे भैया, शोषण तो दिन और रात दोनों होता है, वो कह रहा है सिर्फ रात में, इसका मतलब ये भी गलत है। आगे बोला है शोषण रात और दिन में होता है, ठीक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। हाँ ये सही बोला है, ऑप्शन सी वाला सही है। डी देख लेते हैं, दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती हैं। नहीं भैया, दोनों क्रियाएं रात और दिन में नहीं होती हैं, इसका मतलब ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर रहे हैं, अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। भैया जी कह रहा है कि अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। तो भैया मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, इसका मतलब ये गलत। दूसरा पढ़ते हैं, कह रहा है कि टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। नहीं भैया, टाइफाइड जो है ना और क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो ये कह रहा है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, ये भी गलत। आगे, इन्फ्लुएंजा और खसरा वायरस यानी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ये सही है, ये सही है। आगे, पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ये भी सही है। तो तीसरा
तीसरा और चौथा दोनों सही है। अब किसमें मिलेगा, इनमें सही कथन कौन है भैया, तीसरा और चौथा, ये वाला सही है, ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, हमने बता दिया कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, अतिसार जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, इसलिए वो गलत है। टाइफाइड और क्षय रोग जो है वो प्रोटोजोआ से नहीं फैलता है, वो बैक्टीरिया से फैलता है, इसका मतलब ये गलत है, और बाकी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या फरमा रहा है, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस, दिए गए बलों पर विचार कीजिए। पेशी बल है, पेशी बल का मतलब जैसे किसी चीज को आप धक्का दे रहे हो, किसी चीज को फोर्स लगा रहे हो अपने हाथों से टच करते हुए, ठीक है, ऐसे लगाते हो तो मांसपेशियां खिंचती हैं, उसके बाद फिर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ये एक बल लगता है। तो पेशी बल जो होता है वो बिना टच किए आप नहीं लगा सकते हो। जैसे अगर हमें किसी को मारना हो तो यहीं से मार सकते हैं, जब तक उस पर टच नहीं होगा तब तक बल नहीं लगेगा। सही है, किसी चीज को हमें धक्का देना हो ऐसे थोड़ी ना, ये चीज को धक्का देना, लाओ ऐसे दे दें इतनी दूर से, नहीं, ये संपर्क में आएगा तभी बल लगेगा। ठीक, पेशी बल समझ में आ गया। चुंबकीय बल, जैसे दो चुंबक रखे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो यहीं से दूर से ऐसे ले जाएंगे, वो हट जाएगा, बिना संपर्क में आए उन दोनों के बीच में बल लग सकता है ना, तो ये चुंबकीय बल हो गया। घर्षण, फ्रिक्शन, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच जब तक ये सतह जब तक टच नहीं होगी, जब तक संपर्क में नहीं आएंगे तब तक बल नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी संपर्क है। गुरुत्वाकर्षण, यानी जो पृथ्वी अपनी खींचती है, तो पृथ्वी चाहे पृथ्वी पर टच करो तब भी खींचेगी, चाहे इतनी दूर रहे तभी इतनी दूर रहेगी तभी वो खींच लेगी, इतनी दूर रहेगी। ठीक है, चाहे जितनी ऊंचाई पर रहे वो खींच लेती है, इसका मतलब वो संपर्क बल नहीं है। स्थिर विद्युत बल, ये क्या होता है, जैसे अगर कोई भी वस्तु है उसको आवेशित कर दिया जाए, उसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो ऋण आवेशित मानी जाती है। वो किसी भी वस्तु को अगर अपनी ओर खींच रही है, चाहे वो आवेशित है या अनावेशित है, चाहे वो आवेश उस पर है या नहीं है, दूसरी वाली चीज पे अगर उसको खींच रही है तो दोनों में लगने वाले बल को कौन सा बल, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब चलो इनमें से असंपर्क बल कौन कौन से हैं। असंपर्क बल, जो बिना संपर्क में आए बल लगता है उसको बोलते हैं असंपर्क बल। तो बताओ कौन कौन से है। पेशी बल, नहीं भैया ये तो संपर्क वाला बल है, ये गलत। चुंबकीय बल, बिना संपर्क में आए लग जाएगा। घर्षण बल, जब तक टकराएगी नहीं तब तक लगेगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल, इतनी ऊपर है तब भी लग जाएगा बिना संपर्क में आए। स्थिर विद्युत बल, बिना संपर्क में आए खींचता है, इसका मतलब कौन कौन सा सही है, दूसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, किसमें है भैया, दूसरा पांचवा, ये गलत, 1 2 4 ये गलत, दूसरा चौथा पांचवा ये सी वाले में है। सही है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ प्रेशर इज, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब जो होता है बल के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है दाब जो होता है वो समानुपाती बल के होता है, और आपने देखा होगा ऐसे दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर जी इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है। दाब और बल में एक जैसा अनुपात है, अगर दाब आप बढ़ाओगे तो बल भी बढ़ेगा, और बल अगर आप बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा। सही है, अगर किसी चीज पे आप, जैसे इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, हल्का बल लगा रहे हैं तो हल्का दबेगा, ज्यादा बल लगा देंगे तो ज्यादा दब जाएगा, इसका मतलब जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे दाब बढ़ता रहेगा। लेकिन ये दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जितनी ताकत, हम किसी चीज को दबा रहे हैं और कोई चीज का सतह इतना है, क्षेत्रफल इतना है, उसको दबाओगे तो थोड़ा कम दाब महसूस होगा, लेकिन उसी चीज को और कम कर दो थोड़ा और ज्यादा महसूस होगा, और कम कर दो तो और ज्यादा महसूस होगा। जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होता रहेगा दाब
बढ़ता रहेगा। इसीलिए जो कील होती है, कांटी होती है, उसको घुसाने के लिए उसमें उसका क्षेत्रफल कम किया जाता है, ताकि क्षेत्रफल जितना कम रहेगा, बल लगाओगे ना बहुत तेजी से। अगर वही चीज आप उल्टी काटी गाड़ो, देखो क्षेत्रफल बढ़ गया, अंदर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा दाब उतना कम लगेगा, और क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना ज्यादा लगेगा। वही चीज है। चलो भैया, लेकिन हम लोग एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, तो बल, बल का क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा सही भैया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर गलत, न्यूटन मीटर स्क्वायर गलत, न्यूटन प्रति मीटर गलत, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, फार्मूला याद होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, पॉलीथीन का कोई पाइप आप ले लो जो आपके पास हो, टंकी वाला जो भी है, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो पॉलीथीन की नली, पॉलीथीन की नली के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि पॉलीथीन की नली जो है ऋणाविसित हो जाती है। जब आप ऊनी कपड़े में पॉलीथीन की नली को, जैसे यही पॉलीथीन की है ना, इसको हम रगड़ेंगे तो ये ऋणाविसित हो जाएगी अपने आप। मतलब इसमें से निकल करके इलेक्ट्रॉन, ये इसमें से, यानी ये ऊनी जो कपड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे पॉलीथीन की नली पर आकर बैठ जाएंगे। तो जिस पर आके बैठ जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, इसका मतलब ये ऋणावेशित हो गया है। और जिसमें कम हो गए हैं, जिसमें कम हो गए हैं वो धनावेशित माना जाता है। सही है। अब देखो, ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। सही, एकदम सही बोला है, खत्म, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ लो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। ठीक है, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपित परावर्तित किरण के बीच कोण है कितना, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है परावर्तक पृष्ठ है, चलो हम परावर्तक पृष्ठ बना लिए, मान लो कि यही है परावर्तक पृष्ठ, ये दर्पण है, समतल दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है। यहां से एक रे आई, मान लो कि ये देखो ऐसे आई, यहां तक आई। ठीक, ये क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण, आपतित किरण जो है परावर्तक पृष्ठ से, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये है परावर्तक पृष्ठ, इससे 40 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये वाला जो कोण है वो है 40 डिग्री। सही है, समझ में आ रहा है, ये आपतन कोण नहीं है भैया। ठीक, चलो ये है 40 डिग्री। तो आपतित किरण और तदनुरूपित परावर्तित किरण, ये जो लाइन आई है ये टकरा के वापस आएगी, टकरा के ऐसे वापस जाएगी, तो ये मान लो ऐसे चली गई। ठीक है भैया, ऐसे चली गई। अब कह रहा है कि आपतित किरण और तदनुरूपी परावर्तित किरण, आपतित ये है, परावर्तित ये है, इनके बीच का कोण बताओ। इनके बीच का कोण मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो सर जी सबको पता है ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा 101%। जब यहाँ 40 है तो यहाँ पर भी 40 बनेगा। अब दुनिया को पता है एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। 40 ये लेके चला गया, 40 ये लेके चला गया, 80 हो गया, खत्म, बचा कितना, 100 अंश, यानी यही फाइनल आंसर हो गया। बल्ले बल्ले, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कहाँ है, 100 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भैया, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ना बहुत मेहनत से है क्या। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला एसर्शन है क्या, पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र जो है चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। सही बात है, जब आप देखोगे तो वो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी बहुत उजाला हो जाता है, कभी हल्का उजाला होता है ना, ये शुक्र जो है उसकी बात हो रही है, तो ये तो सही है।
आगे इसका रीजन क्या है कि शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ये रीजन नहीं है इसका कि पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं जो दर्शाता है वो इसी रीजन की वजह से नहीं। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन यही रीजन नहीं है। चलो ये पढ़ते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। हाँ ये सही है और यही मेन इसका रीजन भी है। ठीक है। अच्छा, दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी जो चाल है वो उल्टी होती है। आप याद कर लो, देखो टोटल होते हैं 8, 1 2 5 6, टोटल 8 ग्रह होते हैं जिसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है ना, ऐसे ऐसे हैं। याद रख लो सबकी जो गति होती है दो लोगों को छोड़ करके सबकी जो गति होती है ना वो पश्चिम से पूरब होती है। सबकी पश्चिम से पूरब होती है। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है, सॉरी इस पे नहीं रहेगा, ये कोई और है, ये कोई और है, ये सब अलग अलग। ठीक है। ये छओं की जो गति है ना वो पश्चिम से पूरब, भैया पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी भी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन ये दो, अब दो कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। जो इधर से दूसरे नंबर पे है, जो उधर से दूसरे नंबर पे है, जो शुरुआत से दूसरे नंबर पे है, जो अंतिम से दूसरे नंबर पे है, ये दोनों अपनी अलग गति लाते हैं। ये लाते हैं पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ इनका घूर्णन होता है, अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये याद रखेंगे, ये और ये। सही है, समझ में आ गया भैया। इधर से दूसरा और उधर से दूसरा, ये दोनों की जो गति होती है पूरब से पश्चिम होती है, बाकी सबकी पश्चिम से पूरब होती है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है और इसी वजह से पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र जो है चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। सही है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है और पहला वाला जो अभिकथन है ये इससे रिलेट कर रहा है, यानी दूसरे वाले कारण से। अब चलो पढ़ते हैं कि दोनों सही हैं, R1 और R2 दोनों सही हैं और R1 एक ही सही व्याख्या करता है। नहीं भैया, R1 सही व्याख्या नहीं कर रहा, R2 कर रहा है। R1 और R2 दोनों सही है, R2 एक ही सही व्याख्या करता है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। R1 और R2 दोनों सही है लेकिन कोई भी एक ही नहीं, ये गलत है। R1 और R2 दोनों सही है और दोनों एक ही सही व्याख्या करते हैं, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन बी वाला सही है। समझ में आ गया। चलो ये भी याद कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम ये अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श क्या होता है, बहुत ही आसान है भैया, जो ऊष्मा का सुचालक रहेगा वो ज्यादा ठंडा और गर्म महसूस करेगा। जो कुचालक रहेगा, जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको न ठंडी न गर्मी न बरसात को कोई असर नहीं करेगा। जैसे लकड़ी है ना वो जल्दी गर्म होगी, है ना वो जल्दी ठंडी होगी, लेकिन फर्श जल्दी गर्म भी हो जाएगा, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ऊष्मा की चालकता पर है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है कौन, मार्बल का फर्श। अच्छा, आगे है लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ये सही है भैया, चालक अच्छा है, इसका मतलब ये सही। वो तो परावर्तित कर देगा, तब कहां से वो ठंडा और गर्म रहेगा भैया। अगर कोई अपनी चीज वापस भेज दे तो कहां से ठंडा और गर्म रहेगा, वो तो सेम जैसा रहेगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह के पहचानिए। सर जी देखते हैं, डीजल, पेट्रोल, रेयान। डीजल, पेट्रोल ये तो मिलते हैं, पेट्रोलियम है, लेकिन रेयान नहीं है, इसलिए गलत। ठीक, इसलिए गलत है। आगे स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, हाँ ये तीनों सही है, यही वाला सही है। इसमें डीजल, बिटुमेन, कास्टिक सोडा कहां से पाओगे भैया, ओ सॉरी गलत रहेगा। चलो ये पेट्रोल, पैराफिन, मोम, रेयान इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहां से आपको याद कर लेना है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन,
डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस, ये 5-6 चीजें तो आपको याद कर लेना है कि पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हो गए 20 क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।